ओके, अब आवाज आ रही है सही? आई होप सो अब आ रही होगी, है ना। माइक पहले दूसरा सिलेक्ट था। ओके ठीक है, चलो। ओके, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का सेशन, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहा था कि आज के सेशन में सभी लोगों को देखना है, अटेंड करना है, क्योंकि आज कुछ मैं नया कराने वाला हूं। चाहे आप मेरे पहले बैंकिंग अवेयरनेस के स्टूडेंट कर रखा है आपने, पहले मेरे बैचेस जो है बैंकिंग अवेयरनेस के मैंने प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे कराए थे उसमें कर रखे, फिर भी आपको ये वाली क्लास करनी जरूरी है। आई होप सो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्लास को अभी देख रहे होंगे या फिर बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, है ना, देख लेंगे, है ना। मैंने कहा था कि आज आ जाना, खैर आ जाएंगे, कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में मैं थोड़ा पहले प्रीवियस सेशन के बारे में चलता हूं ताकि आज का सेशन हम कनेक्ट कर पाए। प्रीवियस सेशन में हमने यहां पर जो पढ़ाया था, मैंने जो प्रीवियस सेशन में, वो आपको क्या पढ़ाया था? वो आपको सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ाया था, राइट। सिक्योरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था, और वो सिक्योरिटीज कौन सी थी? वो सिक्योरिटीज यहां पर थी, कौन सी भला? वो सिक्योरिटीज थी यहां पर आपकी प्राइमरी कोलेटरल, राइट। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आज कराने वाला हूं आपको, वो है आपका कौन सा टॉपिक? दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि आप जो प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में गिरवी रखते हो, जो आप गिरवी रखते हो, वो किस तरीके से यहां पर बैंक में गिरवी रखी जाती है। बैंक में उसको गिरवी रखने का क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका है? बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग टाइप की जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की जो हमने सामान दिया बैंक में, उसको यहाँ पर बैंक में सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने का अलग अलग तरीका होता है, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर जो शब्द चार्ज है, ये चार्ज शब्द वो नहीं है कि आपने कोई चीज उससे कोई चार्ज की, हम कहते हैं पैसा उससे चार्ज किया, ये वाला चार्ज नहीं है। ये चार्ज शब्द यहां पर है रिलेटेड टू दी सिक्योरिटीज जो बैंक में आप जमा करा रहे हो, वो किस तरीके से यहां पर आपके द्वारा जमा करवाई जाती है, डिपॉजिट कराई जाती है, किसके उसमें राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब आप में से पुराना कोई स्टूडेंट होगा जिसने ऑलरेडी मेरे से कोर्स कर रखा होगा, तो उसको ये लग रहा होगा सर ये चीज तो आपने करवाई हुई है। बिल्कुल मैंने ये चीज करवाई हुई है प्रीवियस कोर्सेज में भी, लेकिन आज मैं जो कराने वाला हूं चीज वही कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड चीजें उसमें कराऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन अलग हटकर पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को इंक्लूड भी कर लिया गया जो पिछले टाइम में पूछा गया, और साथ ही साथ कुछ और मैंने चीजें शामिल कर लिया ताकि आपसे इन फ्यूचर इस टॉपिक से और हटकर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आंसर कर पाओ, ठीक है। टॉपिक वही है जो आपने पहले कर रखा होगा मुझसे, लेकिन वो क्या कहते हैं, अंदाज वही, सोच नहीं, कुछ ऐसा समझ लो, है ना। तो चीजें वही हैं, बेसिक आइडिया वही है, लेकिन कुछ उसके अंदर मटेरियल जो है अपडेटेड है। ओके, ठीक है, चल चलते हैं आगे। टाइप ऑफ चार्जेस में यहां पर आपका टाइप ऑफ चार्जेस में सबसे पहली चीज, यहां पर जो भी पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है उसको अभी ध्यान से पढ़ने का समय मिले तो पढ़ लेना, लेकिन बाद में आसानी से पढ़ लेना, अभी सिर्फ मेरी बातों को सुनना। टाइप ऑफ चार्जेस में कुछ चार्जेस होते हैं जिसमें असाइनमेंट होता है एक आपका, ठीक है। आज तो हमने कलरफुल उठाए हैं पेन सारे के सारे, मजा आएगा ना। ये ठीक है कलर, चलो ये ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। वाह रे वाह। ओके, तो असाइनमेंट, असाइनमेंट ये होता है लीन सेट ऑफ हाइपोथिकेशन प्लेज मॉर्गेज एप्रोप्रिएशन, इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ चार्ज में हम बात करने वाले हैं किसकी? मॉर्गेज की। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज यहां पर एक ऐसा टाइप ऑफ चार्ज है जिसमें यहां पर आप बैंक में कोई भी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि यहां पर मूव नहीं कर सकती, उसको बैंक में गिरवी रखते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख रहे हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई भला? ये वो वाली प्रॉपर्टी हुई जो कि यहां पर आपकी घर हुआ, दुकान हुई, बिल्डिंग हुई,
कोई लैंड हुआ, है ना, इस तरह की चीजें जो मूव नहीं कर सकती, या फिर आपकी फैक्ट्री में मशीनरी हुई जो कि मशीनरी आपकी जमीन से जुड़ी हुई है, जिसको अगर आपने निकाला जमीन से तो वो खराब हो जाएगी, उसकी यूजलेस रहेगी, कोई उसका काम नहीं रहेगा। तो ऐसी मशीनरी, इस तरह की चीजों को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहां पर बैंक में गिरवी रखते हो तो दैट इज नोन एज दी मोर्टगेज, उसको हम मोर्टगेज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मोर्टगेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो मोर्टगेज है ये यहां पर आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत ये मोर्टगेज शब्द को डिफाइन किया गया है कि मोर्टगेज में क्या क्या होता है। मोर्टगेज में बेसिकली एक एक फंडा और रहता है कि मोर्टगेज में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने यहां पर बैंक को गिरवी रखी है, इस प्रॉपर्टी का जो एक हक है, राइट है उस प्रॉपर्टी का, वो यहां पर रहने का, मतलब मैं रह रहा हूं, उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, वो कस्टमर के पास ही रहता है। हाँ, लेकिन जो एक कह लीजिए लीगली जो उसके ऊपर हक है वो यहां पर बैंक का हो जाता है। बैंक उसको चाहे तो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब किसी तरह से ऐसा नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल देगा कस्टमर को जिसने बोरोवर, वो तो अनटिल अनलेस अगर उसने पैसा नहीं चुकाया है अगर बैंक का, तब उसके बाद उसके ऊपर यहां पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें बैंक उसका राइट ले लेता है, क्योंकि बैंक के पास शुरू से उसका राइट है। बैंक को पैसा नहीं दोगे तो आपका वो घर ले लिया जाएगा, उससे रिकवर कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। सो मोर्टगेज में यहां पर आपका मोर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन दी मोर्टगेज प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की यहां पर बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट का मतलब कि जो मेरे एक प्रकार से अधिकार है उस प्रॉपर्टी को बेचने के, है ना, वो एक बोरोवर के पास से हट जाते हैं, वो बैंक के पास वो इंटरेस्ट जो है, राइट जो है, वो पहुंच जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, देयर इज असफ्रक्चरी मोर्टगेज। अनसफ्रक्चरी मोर्टगेज यहां पर आपका एक टाइप ऑफ मोर्टगेज है जिसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। उस मोर्टगेज के अलावा बाकी सभी टाइप ऑफ मोर्टगेजेस में ये चीज होती है। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस मोर्टगेज। टाइप ऑफ मोर्टगेज, मोर्टगेजेस के भी कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर भी आज मैं बताऊंगा, जो कि मैंने पहले कभी करवाया नहीं हुआ है टॉपिक। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर कहां पर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं? लैंड प्रॉफिट फ्लोइंग फ्रॉम द लैंड, आइटम एफिक्स परमानेंटली फास्टन टू द सोइल, इसको यहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट में ये डिफाइन है। ठीक है, जो ट्रांसफरर है उसको मोर्टगेजर कहते हैं और जो ट्रांसफरी है उसको मोर्टगेजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसने यहां पर आपका प्रॉपर्टी दी है और जिसने प्रॉपर्टी ली है, उनको मोर्टगेजर और मोर्टगेजी कहते हैं यहां पर आपका। और यहां पर आपका मोर्टगेज मनी, जो आपने प्रॉपर्टी देकर जो पैसा लिया है उसको मोर्टगेज मनी कहते हैं। और जो एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में होगा कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तुम मुझे उसके बदले में पैसा दे रहे हो, उस पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट को हम मोर्टगेज डीड के नाम से जानते हैं, उसको हम मोर्टगेज डीड कहते हैं। आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और आज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनने कुछ नया अभी तक समझा होगा, कुछ पॉइंट्स यहां पर नए ऐड किए गए हैं। ठीक है, ओके, आई होप सो क्लियर है ये बात। चलो, मनीष लैपटॉप पे नहीं चल रही। मनीष यार कल भी बोला था, एक बार मेल कर दो ना बेटा, मेल कर दो, कल भी बोला था मैंने, कल कल हमने देखा है। एक तो पहली चीज तो विंडो 10 11 देखो कि आपके पास है या नहीं है। दूसरी चीज किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई करो, ब्राउजर बदल के देखो। ठीक है, एक बार, ठीक है, अगर ये नहीं होता मेल कर दो, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक दिन वेट करो, मेल करो, 24 आवर्स वेट करो और हो जाओ। यार ऐसा नहीं है कि क्लास चल ही नहीं रही है, एटलीस्ट चलो लैपटॉप में अगर फिलहाल कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके यहाँ नहीं चल रही होगी, काफी स्टूडेंट्स के चल रही है यहाँ पर, है ना। ठीक है, आपके पर्टिकुलर एंड पे कोई इश्यू होगा नहीं तो हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती है, आप ये सोचो, है ना। अगर नहीं है तो एक बार मोबाइल पे फॉर द टाइमिंग एडजस्ट करो जब तक हमारी टीम आपको कॉल नहीं करती। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो लैपटॉप से क्लास नहीं दे रखा, देख ही रहे होंगे लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर से आप लोग, है ना। ओके, यहां पर एसेंशियल फीचर लिखा है कि मोर्टगेजी की फीचर्स क्या होने चाहिए। एट द मोमेंट ऑफ डिपॉजिट द बैंक एंड मोर्टगेजर मस्ट हैव अ क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप।
दोनों के बीच में क्रेडिटर और डेबिटर का रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि पैसे का लेन देन होना चाहिए, कि पैसा दिया गया उधार, तभी ये रिलेशनशिप बैठे। क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन क्या होता है, वेरी सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको, जिसमें मैंने अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताई थी। तो आई होप सो वो डेटर और क्रेडिटर मुझे समझाने की अब नीड नहीं है दोबारा से। Existence of debt is not required. This relationship is established even when a debt application is submitted and accepted. यहां पर देखो क्या कर रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपने उनको पैसा दे दिया हो, जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अभी पैसा नहीं दिया गया है, पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने ये ट्रांजेक्शन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, हम इस चीज को करने वाले हैं, तब से ही ये चीज शुरू हो जाती है, तब से ही यहां पर डीड साइन हो जाती है। यानी कि जब आप पैसा लोन देते हो, लोन सैंक्शन करते हो, लोन अप्रूवल करते हो, उसके बाद जब आप लोन उसको देते हो, डिसबर्स करते हो, तो इन बिटवीन पहले हम मॉर्गेज डीड साइन करवा लेते हैं, यानी कि पहले ही साइन हो जाती है पैसा देने से, ठीक है। तो तब से वो राइट शुरुआत हो जाती है उसकी। अ रजिस्टर्ड मॉर्गेज टेक्स अफेक्ट ऑन द डे मॉर्गेज इज रिकॉर्डेड। रजिस्टर्ड मॉर्गेज की अभी बात करता हूं, चलो। सो व्हेन अ लोन इज रीपेड मॉर्गेज इज नो लॉन्गर लीगल, ये लीगल नहीं रहता है, ठीक है, ओके। और अगर मान लीजिए कोई एक मैंने लोन ले लिया है और उसके बाद फिर मैंने नया लोन ले लिया है, तो पहले जो लोन लिया है मान लीजिए वो मैंने 50 लाख का लिया और उसके लिए मैंने मॉर्गेज करवाई वो पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी की, उसके बाद मैंने उसी प्रॉपर्टी को और गिरवी रख के, मतलब मैं कहता हूं कि वही प्रॉपर्टी रखो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, मैंने 50 लाख लोन लिया था, मुझे और लोन चाहिए आपका इसमें, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा जो लोन चाहिए ओवर एंड अबव, उसके लिए एक अलग से मॉर्गेज डीड दोबारा से क्रिएट होगी, एक सप्लीमेंट्री मॉर्गेज डीड दोबारा से क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है सेम मॉर्गेज डीड पर हम पैसा बढ़ाकर उसको दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड की बात करें तो इन्हीं पर चलते हैं। ये टाइप ऑफ मॉर्गेज है, लाइक द सिंपल मॉर्गेज इज देयर, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, स्ट्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड, एनएमएलएस मॉर्गेज। ये टाइप ऑफ मॉर्गेजेस है, इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल मॉर्गेज, जो कि सेक्शन 58 बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन है, ठीक है, ओके। हाँ देखो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, लैपटॉप में ओपन हो तो रही है, चल तो रही है। पीडीएफ बेटा ओपन हो जाती, डाउनलोड नहीं होती, हो तो जाती है डाउनलोड यार, देखता हूँ वो चीज का पता नहीं मुझे, है ना, हो तो जाती है, स्टोरेज वोरेज को अलाउ कर नहीं कर रखा होगा इसलिए नहीं होती होगी, है ना। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? सिंपल मॉर्गेज यहां पर आपका एक ऐसा सिस्टम है मॉर्गेज का, एक ऐसा तरीका है मॉर्गेज का, जिसमें यहां पर बोरोवर जो है वो अपना प्रॉपर्टी का अधिकार जो है, वेयर द बोरोवर गिव्स हिज हर प्रॉपर्टी टू द लेंडर टू गेट अ लोन, बोथ द पार्टीज साइन द एग्रीमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। बोरोवर गिव्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू द लेंडर इन केस इफ ही शी फेल्स टू रीपे द लोन। सिंपल मॉर्गेज है कि मैंने प्रॉपर्टी दे दी, अगर मैं नहीं चुकाता हूं तो प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार आपके पास है। लेंडर कैन रिकवर हिज हर लोन अमाउंट बाय टेकिंग अ मनी डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट में केस कर सकता है लेंडर जिसने पैसा दिया है। लोन एक्वायर्ड वाया सिंपल मॉर्गेज इज बोरोवर्स पर्सनल लायबिलिटी, द लेंडर कैन ईदर सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिकवर द लोन अमाउंट और दे कैन स्यू द बोरोवर, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बोरोवर, यानी बोरोवर उसमें रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने लोन लिया है कोर्ट में केस किया जा सकता है आपके अगेंस्ट और आपकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, दैट इज अ सिंपल मॉर्गेज। अगला मॉर्गेज है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होती है? नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़ते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने अपना एक हाउस जो है वो गिरवी रखा है, 8 लाख रुपए का लोन था, साइन किया मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, ये मॉर्गेज का टाइप है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एग्रीमेंट इसने साइन किया है, जिसमें उसने रीपेमेंट टेन्योर दिया 5 साल का। अब लेंडर ने इस 1 BHK फ्लैट को एक्वायर कर लिया। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में ऐसा ही होगा कि जो लेंडर है जिसने पैसा दिया वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा, प्रॉपर्टी का हक जो है वो लेंडर के पास पहुंच जाएगा और लेंडर उस प्रॉपर्टी को बेच देगा, इट सेल इट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस टू मिस्टर खान, किसी एक थर्ड पार्टी को उसने बेच दिया। लेकिन जो थर्ड पार्टी को उसने बेचा है वो इस कंडीशन के साथ बेचा है
कि जब ये पैसा चुका देगा अनिरुद्ध बैंक को, लेंडर को, तब उसको वो प्रॉपर्टी दोबारा से यहां पर बेचनी पड़ेगी। यानी कि तब तक ही वो खान जो है वो तब तक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है जब तक अनिरुद्ध उनका पैसा नहीं देता है। अगर अनिरुद्ध ने पैसा दे दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वापस से उसको देनी पड़ेगी लेंडर को, खान को लेंडर को देनी पड़ेगा और लेंडर अनिरुद्ध को प्रॉपर्टी देगा। अगर ऐसा कुछ मॉर्गेज होता है तो उसको हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अस्ट्रक्चरी मॉर्गेज। अस्ट्रक्चरी मॉर्गेज यहां पर क्या कहती है? ये कहती है टेक्स द ओनरशिप ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। पोजेशन इन दिस कंटेक्स्ट रेफर टू लीगल पोजेशन रेदर देन द फिजिकल पोजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मॉर्गेजी है, जो लेंडर है आपका, यहां पर आपका, वो यहां पर उस पे रेंट और प्रॉफिट जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो अर्न कर सकता है। यानी कि बैंक ने दिया तो बैंक उसके प्रॉपर्टी को यहां पर रेंट पे दे सकता है, कोई भी उससे अर्निंग जो आ रही है उसको अर्न कर सकता है। ठीक है, ये चीज यहां पर इस केस में होती है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी उसके पास ही पहुंच जाती है, लीगल पोजीशन उसके पास पहुंच जाता है, फिजिकल नहीं, लीगल पोजीशन। यानी कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस तरह से करें। यानी कि मान लीजिए उसने कहा लेंडर साहब आप इसमें रह लो लेकिन हमें घर का किराया दे देना। बैंक कहता है कि हमें यहां पर घर का किराया दे देना, इस पे आप रह रहे हो कोई बात नहीं, लीगल पोजीशन मेरे पास है, कानूनी रूप से मैं इसका आज की डेट में मालिक हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी चाहूं कर सकता हूं, बेच नहीं सकता लेकिन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं रेंट पे दूंगा, रेंट पे आपको दे रहा हूं। ठीक है, या तो आप उठ जाओ या आपको दे रहा हूं तो किराया दे दो। ठीक है, तो दैट इज दी अस्ट्रक्चरी मॉर्गेज। Mortgage is not permitted to sue the mortgagor for the debt repayment, sale और repossession of the mortgage property। इसमें यहां पर उसके ऊपर किसी भी तरह का केस वेस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके पास ही तो है। ठीक है, और उसके बाद जो मॉर्गेजर है जिसने प्रॉपर्टी दी है, जो कि बोरोवर है, उसने प्रॉपर्टी दी है, उसने मान लीजिए लोन वोन सब चुका दिया, हो गया खत्म काम, लेकिन स्टिल अगर उस प्रॉपर्टी को 30 साल तक क्लेम नहीं करता, 30 साल तक रिडम्पशन नहीं करता, फाइल नहीं करता कि मुझे प्रॉपर्टी वापस दी जाए, तो प्रॉपर्टी वहां पर उसके हाथ से निकल जाएगी और प्रॉपर्टी हमेशा के लिए मॉर्गेजी की ही हो जाएगी। यही चीज एक एक्सेप्शनल केस था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, देयर इज एन एक्सेप्शनल केस, कहां के पढ़ा था, हाँ, यहां पर ये लिखा था कि इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, मतलब कि उन्होंने कहा था कि पोजेशन जो है वो यहां पर मॉर्गेजी के पास ही रहती है, मॉर्गेजर के पास सॉरी रहती है, पोजेशन मॉर्गेजर के पास रहती है। लेकिन अस्ट्रक्चरी मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता, वो यहां पर आपका पोजेशन जो है वो यहां पर आपका एक्सेप्शन है, इसमें जो पोजेशन है वो उसके पास चली जाती है। राइट, आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अगला है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज क्या कहता है? इंग्लिश मॉर्गेज वेयर मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी बट सब्जेक्ट टू provision that he will retransfer it to the mortgager upon payment of the mortgagee money as agreed. This transaction is known as the English mortgage. Okay, so mortgage यहां पर आपका रीपे करना होता है उसको मॉर्गेज अमाउंट एक सर्टेन डेट को, तो और ट्रांसफर करनी होती है मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन दैट कि वो वापस से उसको मॉर्गेजर को ट्रांसफर कर देगा जब सारा का सारा पैसा यहां पर आ जाएगा, लौट जाएगा। ये आपका एक इंग्लिश मॉर्गेज यहां पर होता है, ये सेक्शन 58E के तहत डिफाइंड है। सेक्शन 58F में मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड दे रखा है, जो कि यहां पर हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला हमारे इंडियन बैंकिंग जो कल्चर है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है जो हमारे जो बैंक्स हैं इंडिया में, जिस टाइप ऑफ मॉर्गेज पे काम करते हैं वो ये वाला टाइप है। ठीक है, इससे पहले वाले जितने मॉर्गेजेस हैं आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी बैंक में जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपको जो मॉर्गेज देखने को मिलता है, जो हम बैंक में एज अ बैंकर हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाला मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। कस्टमर आता है, हमें अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास रह जाते हैं, हमारे पास होते हैं, हमारे पोजीशन में होते हैं, और ये यहाँ पर आपका एक जगह पर इसकी नोटिंग भी होती है, पर्टिकुलरली व्हेन अ पर्सन इन एनी ऑफ द प्लेस डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट कंसर्न गिव्स टू अ क्रेडिटर और हिज एजेंट पेपर ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट देयर इन। ठीक है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड दे दी ये टाइटल डीड, और यानी कि बैंक के पास इस प्रॉपर्टी का पोजीशन आ चुका है।
रह रहा है कस्टमर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास आ गए हैं। ये चीज यहां पर बैंक्स में देखने को मिलती है। ठीक है। सेक्शन 58G क्या कहता है? एनोमलस मॉर्टगेज। एनोमलस मॉर्टगेज इज अ मॉर्टगेज दैट इज नॉट सिंपल, अ मॉर्टगेज बाय कंडीशंस इन अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इट इज अ हाइब्रिड ऑफ टू मॉर्टगेज। अगर दो मॉर्टगेजेस मिक्स करके कोई ऐसा कुछ किया जाता है तो दैट इज द एनोमलस मॉर्टगेज कहलाता है। ठीक है, ये सेक्शन 58G में डिफाइन है। ये था आपका पूरा पूरा मोर्टगेज का केस। और एक चीज ध्यान देना कि मोर्टगेज जो है वो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 58 था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और उसके बाद जितने भी टाइप ऑफ मोर्टगेज है उनका ऐसे ही शुरू है 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन तो इजिली याद हो ही जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। आई होप सो कि आपने कुछ आज नया सीखा होगा मुझसे, पहली बार सीखा होगा। अगर आपने पहले मुझसे बैंकिंग पढ़ रखी है तो आई होप सो इट्स क्लियर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछो एक बार। इसमें रीट्रांसफर का अधिकार है ना, ये देखो, रीट्रांसफर। ठीक है, ओके। इसमें सिंपल मॉर्टगेज में ये और भी अधिकार दे रखे हैं, लाइक आप कोर्ट में जा सकते हो, आप अपना लोन अमाउंट रिकवर कर सकते हो कोर्ट में जाकर, उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर वो फेल होता है तो आप उसको, राइट है आपके पास, अधिकार है उसको बेचने का। देखो ये जितने भी टाइप ऑफ मॉर्टगेजेस है ना, इनको मैंने बड़ा ना ये कट शॉर्ट किया है। इनके ना और भी बेटा प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस और होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि बहुत सारे प्रोविजंस आपको बताने थे। आपको एक ना बेसिक बेसिक मुझे आइडिया देना था। अगर आपको बेसिक आइडिया से चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्टिल कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूं इनमें कंफ्यूजन होगा, जब मैंने भी कभी किसी जमाने में इसको पहली बार पढ़ा था तब मुझे भी इमीडिएट इनको याद नहीं हुआ था। और टू बी वेरी प्रिसाइज या टू बी वेरी प्रैक्टिकल बात करूं, क्योंकि मैं एज अ बैंकर हम इनका इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं है, तो मुझे आज की डेट में भी इनका प्रैक्टिकल यूज मुझे भी नहीं पता। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में आप बोलूं हाँ भाई मुझे पता है, ये वो जो चीजें मुझे नॉलेज होती है मैं पूरा ठोक के बोलता हूँ मुझे उसकी नॉलेज है। जो चीजें नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता, ये केवल किताबों की बातें हैं ये सारी की सारी। 58 बी, ये सारी की सारी सिंपल मॉर्टगेज, कंडीशनल सेल, अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, एनोमलस मॉर्टगेज। मैंने आज तक ये सारे के सारे मॉर्टगेज अपने हाथों से नहीं किए। ये जरूर अपने हाथों से ना जाने कितने सारे कर दिए। इतनी मैंने अपनी जिंदगी में क्लासेस नहीं ली होंगी जितने मैंने ये डिपॉजिट बाय टाइटल डीड के मॉर्टगेज कर दिए होंगे लोगों के लोन में, है ना। तो ये चीज मैंने हाथों से किया, तो इसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंटली हूँ, मुझे सारे क्लोजेस पता है। इनके बारे में कभी किया ही नहीं, किसी और देश में होते हैं, देश तो सॉरी इंडिया ही होगा ऑब्वियस है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो इंडिया में ही है, मतलब कहीं होते होंगे क्लोज दे रखे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, कानून ने कह रखा है कि आप कर सकते हो, लेकिन बैंक्स इनका इस्तेमाल करते नहीं है जनरली। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत सारे मॉर्टगेज में, टाइप ऑफ मॉर्टगेज में लूप होल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बेस्ट बैंकिंग सिस्टम को लगता है वो ये वाला लगता है। ठीक है, इसी का हमें प्रैक्टिकली वे में इस्तेमाल करता है। इसका तो मुझे A to Z पता है, बाकियों का मुझे खुद को, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही उतना मुझे आइडिया है इन चीजों का। इन चीजों को प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं, और प्रैक्टिकल जब तक मैं नहीं करूंगा तो इन चीजों को और इनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में डिटेल में मैं भी उतने कॉन्फिडेंटली आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अनिरुद्ध वाले विजय हंस क्यों रहा है भाई साहब? क्या बात होगी, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अनिरुद्ध वाले केस में अनिरुद्ध प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, इट मीन्स वो घर में नहीं रह सकता। कहाँ था अनिरुद्ध वाला केस? दूसरे में था ना। हाँ नहीं कर सकता, कहाँ लिखा है? वो तो उसको बेच ही दी ना प्रॉपर्टी, बेच ही दी प्रॉपर्टी, सेल ही होगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले टाइप पे चले। आज मुझे उम्मीद थी ज्यादा लोग आएंगे,
आए नहीं, सारे रिकॉर्डिंग में ही देखेंगे मुझे लगता है। 8:30 वाली क्लास में लाइव आ जाना सभी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब लोग लाइव आएंगे 8:30 बजे। साढ़े 8 बजे की क्लास जो है फ्राइडे ट्यूसडे की कभी मिस नहीं करनी है, मैं पहले बता रहा हूं। चाहे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, लेकिन जो 8:30 बजे वाली मेरी क्लास होने वाली है ना, ये अगर आप लोगों ने मुझे इस क्लास में आते रहे, इस क्लास को देखते रहे, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि मेरे पास डाटा आता है। बताऊं पहले क्या होता था? पहले ना हमें पता नहीं लगता था किन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया और कितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं। आज की डेट में ना मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है इसके अंदर, हमारे जो नया प्लेटफॉर्म है इसके अंदर, कि मुझे पता लगता है कि किस व्यक्तियों ने, मान लीजिए इस कोर्स को 1000 व्यक्तियों ने खरीदा है ना, तो 1000 में से कितने व्यक्तियों ने इस कोर्स को, इस क्लास को देखा है और कितने लोगों ने नहीं देखा है। अटेंडेंस मेरे पास आती है इस क्लास के एंड होने पर, शाम को रात तक मैं इसकी अटेंडेंस देख सकता हूँ, है ना। तो कभी बाद में मत कहना सर हम तो रेगुलर फॉलोवर थे, डाटा निकाल लूंगा रेगुलर फॉलोवर्स, है ना। ठीक है, तो अटेंडेंस आती है मेरे पास। ये वाला प्लेटफॉर्म वो वाला स्टोरी है जो स्कूल कॉलेज में तुम्हारे साथ होता था ना, कि स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, मम्मी मैं जा रहा हूँ, है ना, जाते थे, बंक मारते थे, बाद में कॉलेज वाला, बाद में टीचर पेरेंट्स को बताते थे। ये वो वाली स्टोरी है। ज्यादा चीपी चीपी करे ना, पेरेंट्स को कॉल करके बोल दूंगा। कॉल भी क्या, कॉल तुम्हारा नंबर भी है मेरे पास, तुम्हारी मेल आईडी नंबर सब है मेरे पास, है। तुम्हें कॉल करके बोलूंगा क्या बात है, क्लास में नहीं आ रहे, बड़े दिन से कोर्स खरीद रखा तुमने, 3 महीने पहले एक भी क्लास अटेंड नहीं की, क्या हो गया है? ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज है मेरे पास इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, खासकर अटेंडेंस वाली मस्त फैसिलिटी है। अटेंडेंस सब कच्चा चिट्ठा निकाल लूंगा, कितनी क्लासेस कर रहे हो कितनी क्लासेस नहीं कर रहे ना, फिर एक दिन अच्छी खासी डांट पड़ेगी सबको। काश सर आप फोन करो, वैसे क्लास में तो आएंगे। एग्जाम के चक्कर में क्लासेस नहीं अटेंड किया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से। ये कोर्स तो पहली क्लास से अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रहा था जो एक 8:30 बजे की क्लास है ना, ये अगर तुमने कर ली ना, बहुत बेटर इंप्रूवमेंट तुम्हें मिलेगा। तुम हमेशा कहते हो सर रिवीजन नहीं होती, रिवीजन नहीं होती सर, रिवीजन में टाइम नहीं मिलता, ये है वो है, मतलब रिवीजन का टाइम क्या, मैंने याद नहीं रहती चीजें। तो ये 8:30 वाली क्लास हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे क्लास इसलिए शुरू की है कि आपके ऊपर ज्यादा बोझ भी ना पड़े। करने को मैं रोज चला देता, लेकिन वही है ना कि आप कहते हो सर रोज कैसे अटेंड कर, रोज 1 घंटे करंट क्लास, आपकी क्लास हफ्ते में 2 चलाई है, इसलिए चलाई है कि आप इजिली टाइम मैनेज करके अटेंड कर पाओ। और इस क्लास को ना सीरियस नोट अटेंड कर लेना, क्योंकि अगर इस क्लास में अटेंडेंस नहीं दिखी मुझे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग की, तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू ज्यादा दिन नहीं करूंगा। फिर आप बोलते रहना अरे सर कंटिन्यू करो सर, ये है वो है ना। ठीक है, आना है और लोगों को लेकर आना है, अपने साथियों को। आ जाओ अगले टॉपिक पे, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन यहां पर क्या होता है, डेली एक को कॉल करो। हाँ वैसे देखते हैं, ये चीज सही है, एक बंदे को डेली कॉल लगाओ। हाँ भाई क्या बात, 3 महीने हो गए कोर्स खरीदे, अभी तक पढ़ाई की नहीं की शुरू की? हाँ फिर कहते हो सर पेपर नहीं क्लियर हो रहा। करूंगा, सही है, आज करता हूं तुम में से एक को कॉल, देखते हैं किसका नंबर लगेगा आज। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन बेसिकली क्या होता है? हाइपोथिकेशन आपका होता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जब मैं उसको गिरवी रखता हूं बैंक में, तो दैट इज नोन एज दी हाइपोथिकेशन। ठीक है, ओके। So hypothecation is the change in or upon any movable property existing or future created by borrower in favor of the secured creditor without delivery of possession of the movable property to such creditor as security for financial assistance, and includes floating charge and crystallization of such charge into fixed on a movable property। वाह क्या डेफिनेशन है, मजा आ गया। समझ आया डेफिनेशन? डेफिनेशन समझ में आई? अच्छा, टाइप ऑफ चार्जेस मैंने सोचा था आज कंप्लीट करा दूंगा, आज होंगे नहीं, तो मैं इसलिए आराम से ही करा रहा हूँ, है ना। चाहूँ तो मैं फटाफट फटाफट निपटा देता हूँ, लेकिन मैं आराम से कराना चाहता हूँ। टॉपिक मैंने काफी अच्छी पीपीटी बनी है इसकी, तो तसल्ली से कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाइपोथिकेशन बताओ,
ये लाइन का मतलब बताओ, मैं लाइन का एक एक वर्ड बस समझाता हूं तुम्हें, मजा आएगा। समझ में आया ये क्या लिखा है? कितने लोगों को समझ में आ गया? वर्ड टू वर्ड कितने लोगों को समझ आ गया? जिस्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड कितने लोगों को समझ में आया, ये बताओ। नॉन मूवेबल और मूवेबल से याद रहता है, आधी समझ आई बस। इस तरह के टाइप को रट्टा मारते हैं। मुझे समझ आ गई, देव कह रहा है मुझे समझ में आ गई। नहीं है सर, वर्ड टू वर्ड ओवरऑल पता है सर। हम 3 फ्रेंड में से 2 का सिलेक्शन एसबीआई में हो गया है, आपसे ही पढ़ के। चलो बढ़िया मनीष, बहुत अच्छी बात। समझाऊं? लाइन टू लाइन समझे? चलो नई चीज पता लगेगी आज आपको। देखो क्या क्या वर्ड लिखे हैं। हाइपोथेकेशन इज डिफाइंड एज अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज का यहां पर मतलब क्या है? चार्ज का मतलब जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ चार्ज के गिरवी रख रहे हो चीज, है ना, कि बैंक का अधिकार हो जाएगा उसके ऊपर। चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां तक ठीक है। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्यों लिखा है? क्योंकि देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम गिरवी रखते हैं। एग्जांपल है स्टॉक, जो शॉप के में स्टॉक पड़ा है, स्टॉक को देकर हम सीसीओडी लिमिट लेते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको मैंने पहले बताई थी, याद होगी आपको। स्टॉक को आप गिरवी रख के सीसीओडी लिमिट लेते हो, ओडी नहीं कहूंगा, सीसी लिमिट आप लेते हो। ठीक है, तो स्टॉक में यहां पर बदलाव होता रहता है, स्टॉक बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। स्टॉक की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग जब हमने उसको हाइपोथिकेशन किया था, जब हमने लोन दिया था, उस दिन मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए थी। अब 2 दिन बाद स्टॉक की वैल्यू 12 लाख, मैंने और 2 लाख का माल खरीद लिया, तो स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ गई। स्टॉक की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, अब डेफिनेशन में फ्यूचर वर्ड डालना बहुत जरूरी है। कल को कोर्ट में कैसे क्लेम होगा? कल को कोर्ट में हम ये थोड़ी ना करेंगे कि उसने हमसे लोन लिया, भाई साहब इसके स्टॉक के ऊपर मेरा चार्ज क्रिएटेड है, लेकिन स्टॉक के ऊपर चार्ज मेरा किस पे क्रिएटेड है? कोर्ट कहेगा। अगर मान लो यहां पर एग्जिस्टिंग वर्ड होता, तो कोर्ट क्या कहता? मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है, और दुकान मेरे पास बिस्किट्स की दुकान है, और मैंने बैंक से लोन ले लिया। बिस्किट है, पार्ले जी के बिस्किट है, ठीक है। आज की डेट में जब मैंने लोन लिया, मेरे पास पार्ले जी के बिस्किट पड़े थे, मैंने लोन नहीं चुकाया। मैं कोर्ट में गया एज अ बैंक, और मैंने कहा कि मतलब मैं कोर्ट में गया एज अ बैंक और कहा कि ये इस शॉपकीपर को मैंने लोन दिया था 10 लाख रुपए का, पार्ले ये बिस्किट का बिस्किट बेचता था। तो ठीक है, कोर्ट कहेगा ठीक है, आप लाओ, क्या आपने हाइपोथिकेशन क्या कर रखा था? तो वो कहेगा ये मैंने हाइपोथिकेशन इसके स्टॉक का कर रखा था। कोर्ट कहेगा कि बेटा आपने हाइपोथिकेशन कर रखा, लेकिन आपने एग्जिस्टिंग स्टॉक पे कर रखा था। एग्जिस्टिंग का मतलब जब आपने साइन किया था एग्रीमेंट, उस टाइम जो स्टॉक एग्जिस्ट करता था। आज की डेट में तो उसके पास पार्ले जी के बिस्कुट नहीं, आज की डेट में उसने मैरी गोल्ड रखने लग गया, पार्ले जी तो रख ही नहीं रहा। समझ गए मेरी बात? तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर यहां पर वर्ड लगना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का स्टॉक में बदलाव हो तो भाई साहब वो भी हाइपोथिकेशन के अंडर कवर हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए दोनों वर्ड, बड़ा कानून, हमारे देश का जो कानून है बड़ा समझदार रहता है। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर वर्ड, दोनों वर्ड लिखे हैं। क्रिएटेड बाय अ बोरोवर, जिसने पैसा लिया है, इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर यहां पर कौन है? यानी कि बोरोवर ने जिसको पैसा देना है, किसको देना है? बैंक को देना है। और जिसको पैसा मैंने देना होता है किसी को, वो मेरे लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है। अकाउंटिंग की टर्म चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस, हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था उसको। विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर, मैं वो जो स्टॉक है जो मैं गिरवी रख रहा हूं, वो मैं दूंगा थोड़ी ना क्रेडिटर को, उसकी डिलीवरी थोड़ी ना दे रहा हूं। क्योंकि अगर मैं उसको बैंक वाले को वो सारे का सारा पार्ले जी के बिस्कुट पकड़ा दूंगा, तो मैं दुकान पे बेचूंगा क्या? और दुकान पे जब सामान ही नहीं होगा बेचने के लिए, प्रॉफिट कहां से कमाऊंगा? प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, बैंक का ब्याज कहां से दूंगा? ठीक है, तो वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी, जो स्टॉक रहेगा, वो मेरे पास रहेगा, ना कि मैं उसको दे दूंगा। उसको नहीं दिया जाएगा। विदाउट डिलीवरी का मतलब है उसको मैं स्टॉक जाकर नहीं दे दूंगा। जैसे मोर्टगेज के केस में उसको दे दिया था ना, राइट वाइट दे दिए बैंक को, टाइटल डीड्स बैंक को दे दी, है ना, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिए। इस केस में नहीं होगा वैसा। ठीक है, of the to the movable property to such creditor as security for financial assistance
एज सिक्योरिटी मतलब जो मैंने गिरवी रखा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि जो उसने मुझे पैसा दिया है उसके लिए जो सामान है वो मैं डिलीवर नहीं करूंगा उसको क्रेडिटर को, एंड इंक्लूड्स फ्लोटिंग चार्ज and crystallization of such charge into fixed on the movable property. फ्लोटिंग चार्ज एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब यहां पर यही है कि जो यहां पर आपका स्टॉक है वो मूवमेंट करता है। स्टॉक जो डेटर्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, टाइप ऑफ स्टॉक बदलता रहता है, अमाउंट ऑफ स्टॉक बदलती रहती है। तो यहां पर वो मतलब है उसका, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। मेरा चार्ज तब्दील होता रहेगा, बदलता रहेगा, अमाउंट जो है मेरी बदलती रहेगी जो स्टॉक की। कभी 10 लाख अमाउंट का स्टॉक हो गया, कभी 12 का हो गया, कभी 8 का हो गया, तो ये मेरा चार्ज जो है फ्लोट होता रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज इनटू फिक्स्ड ऑन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक प्रकार के चार्ज की ही बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग चार्ज एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब हो गया एक वोकैब का वर्ड है आपका, इंग्लिश का ही वर्ड है आपका आपका कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो मेरा चार्ज डला हुआ है, मतलब है चार्ज, है ना, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली, किसी भी तरह का बदलाव, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। आई होप कि अब ये वाली लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चीज समझ में आई होगी। क्या लिखा हुआ एक बार फिर से पढ़ लो और मुझे बताओ कहीं पर भी किसी वर्ड में समस्या है तो, और नहीं समस्या तो बताओ भाई, बोलो जोर से, शोर मचा दो कि भाई कैसी लगी डेफिनेशन, कुछ नया पता लगा आज? ठीक है, गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई भी वर्ड नहीं समझ आया पूछ लो भाई, कुछ भी दोबारा से पूछना है पूछ लो, यही हूं। अजय कह रहा है गुड मॉर्निंग। ले भाई, तुम्हारी अजय, तुम्हारी गुड मॉर्निंग अब हुई है, क्लास शुरू 38 मिनट हो गए। सर क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक है? बिल्कुल सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक है। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन, ये जो भारी भारी टर्म्स थे, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्रेडिटर, सब समझ में आ गए? फ्लोटिंग चार्ज मतलब बेटा कि जो चार्ज बदलता रहता है। एक फिक्स चार्ज हो गया कि मैंने 10 लाख का है तो 10 लाख ही होगी मेरी स्टॉक, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। फ्लोटिंग चार्ज होगा जो बदलता रहता है, जैसे ये फ्यूचर और एग्जिस्टिंग वो शब्द जब मैंने समझाया था ना, तो वो मतलब हुआ। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब बेटा ये हो गया कि सच चार्ज जो क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज मतलब कि चार्ज जब मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा, चार्ज को, मतलब मान लीजिए इसने मुझे पैसा नहीं लुटाया है, इस बोरावर ने मुझे पैसा नहीं लुटाया, तो मैं मेरे पास हक आएगा ना उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का, उस स्टॉक को बेचने का। तो वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज का मतलब होता है जो चार्ज मैंने लगाया है, जो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, चार्ज किया है, उसको क्रिस्टलाइज करना है, यानी कि अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने का हकदार हूं, मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचूंगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज का मतलब चार्ज को यूज करना, जो मैंने उस पर गिरवी रखी है, जो उसके स्टॉक वगैरह, अब उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे पास हक है, मेरे पास राइट है उसको बेचने का, और मैं उसको बेच दिया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ। ओके पिंको, देख लेता हूं। ठीक है, डन, आगे चलें। अंडर द सरफासी एक्ट,
ये जो डिफाइंड है ना हाइपोथिकेशन, ये सरफासी एक्ट के तहत डिफाइंड है, सेक्शन 2N। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सेक्शन 2N सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत डिफाइंड है। अ कैश क्रेडिट अकाउंट इज सिमिलर टू एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट इन दैट इट इज अ रनिंग अकाउंट विद अ फिक्स्ड ड्राइंग लिमिटेशन विद इन द सैंक्शन लिमिट। आई होप सो ये लाइन आपको समझ में आई होगी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट में बी ओपन अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। देखो लाइन देखो, पढ़ो। हाइपोथिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक in process or finished goods or shop spares or so on. Banks often grant these loans to customers who are actively engaged in some economic activity continually, such as traders, manufacturers and so on. ठीक है, तो यहां पर हाइपोथिकेशन जो है वो सीसी लिमिट के केस में मैक्सिमम टाइम किया जाता है, यानी कि उसका जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है, उस केस में यहां पर हाइपोथिकेशन क्रिएट किया जाता है। अगर आपने कार लोन दिया है तो उस केस में, कार भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में हाइपोथिकेशन ही क्रिएट किया जाता है। जो भी चीज मूवेबल है उसके अगेंस्ट यहां पर आपने लोन लिया तो दैट विल बी ना हाइपोथिकेशन, लेकिन वो कुछ कंडीशन इस तरह की फुलफिल होनी चाहिए उसमें, वो हाइपोथिकेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, चलो आई होप सो हाइपोथिकेशन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला टॉपिक मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा अगली क्लास के लिए भी। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन जो भी लोग आज क्लास में आए, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा था आज आए, है ना, तो मुझे ये बताओ, आज शायद आपकी पहली क्लास हो सकता है, आप में से काफी लोगों की आज पहली क्लास हुई इस प्लेटफॉर्म पर। कैसी लगी क्लास? इंटरफेस बढ़िया है? सही स्मूथ चल रही है क्लास? ठीक है, ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है तो बता दो, है ना, अभी तो अपने हाथ में ही है सब कुछ। तो ये था आज का टॉपिक। अब जो लोग आज जुड़े हैं, तो यानी कि अब मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। आज मंडे नहीं, आज फ्राइडे, क्या है आज भाई मेरे, आज फ्राइडे है ना, ठीक है, बिल्कुल ग्रेट, आज फ्राइडे है। तो अब हम जुड़ेंगे कब? अब हम मंडे को जुड़ेंगे। मंडे को हम, देख लो मैं पीपीटी दिखा देता हूं क्या क्या पढ़ेंगे। प्लेज पढ़ेंगे, देखो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें बताने वाला हूं। पोनी, पोनर, बेलर, बेली, है ना, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। पोनी के क्या राइट राइट होते हैं? ये पोनी वो वाली चोटी वाली पोनी नहीं है लड़कियों, है ना, दीदियों बहनों, कहीं पोनी, अरे सर पोनी पोनी वो चोटी वाली पोनी नहीं है ये, है ना ठीक है, ये पोनी अलग है, इसके बारे में समझेंगे। असाइनमेंट, ठीक है, लीन, सेट ऑफ, एप्रोप्रिएशन, ये समझेंगे। ठीक है, तो ये समझेंगे हम मंडे को अगली क्लास में मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, बहुत सारी चीजें नई अपडेट करूंगा। और आने वाले दिनों में भी जब भी मैं बोला करूं आपको क्लास कि आना है इस क्लास में, कुछ नया बताना, तो उस क्लास में जरूर आ जाया करो। ठीक है, चले एंड करें सेशन को। अगली क्लास में मिलते हैं। कौन सी क्लास में? 8:30 बजे, 5 मिनट में मिलते हैं। वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, रिवीजन करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, बढ़िया शानदार तरीके से करेंगे। आ जाना सभी सभी लोग, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। हाँ सुनिधि, मैं देख लेता हूँ, करवा देता हूँ। ठीक है, वही सोच रही थी मैं पोनी के बारे में सर, आपने मेरे मन की बात छीन ली ठीक है, ओके, चलो, अच्छी बात है। चलो, अच्छा, आप में से जो भी लोग हैं, मेरे स्टूडेंट जो भी हैं, जिन्होंने अगर हर्षल सर या स्मृति मैम से पढ़ना है, तो उनका मंडे से एक नया बैच शुरू हो रहा है, बेसिक बैच, मतलब बेसिक से। अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ रखा है और अगर आप यहाँ पर मूव करना चाहते हैं, तो आइए, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो स्मृति मैम और हर्षल सर का बेसिक टू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिक टू एडवांस वाला फाउंडेशन बैच जिसको हम कहते हैं, मंडे से। ठीक है, तो उस क्लास में एनरोल करने के लिए कोर्सेज के लिंक विंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आना है, इसी इंटरफेस पे हम लोग पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बैठकर नहीं पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मस्त तरीके से पढ़ाते हैं। सेशन को अटेंड करना है तो उनकी क्लासेस में मंडे से ज्वाइन कर लें। अभी उनकी क्लासेस में 20% का ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, ओके, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना। आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं 8:30 बजे, आ जाओ। बस 5 मिनट में 8:25 हो गए, 8:31 8:32 पर स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय।